जय हिंद स्टूडेंट। सो आज है 25 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की, तो लेक्चर को एंड तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। प्लस अपने साथ पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं टॉपिक के अंदर वो मैं आपको बताता हूं नोट डाउन करने के लिए। फिर इसके अलावा अगर आपको यूपीपीसीएस में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ही आपको ज्वाइन करना है इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, क्योंकि यहां पर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी जो है वो कंप्लीट तैयारी जो है वो आपकी करवाई जाती है। इसके अलावा हमारे जो है ये टेलीग्राम के जो है वो चैनल्स हैं, ओनली करंट अफेयर्स नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, प्लस इंस्टाग्राम का हमारा पेज है जिसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए फटाक से सेशन को जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे टॉपिक्स है जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडॉप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, ये हमारा टाइटल है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपको ऑलरेडी पॉलिटी की क्लासेस में जो है वो मिल चुके होंगे, अगर आपने पॉलिटी की क्लासेस कर ली है, हमारी क्लासेस कर ली है या अभी नहीं करी है, हमसे आप ज्वाइन हो चुके हैं तो पॉलिटी की क्लासेस आपको मिल जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी और दूसरी कोचिंग को ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वहां पर आपको पॉलिटी में पढ़ा दिया जाएगा ये टॉपिक, तो आपको इससे रिलेटेड नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ ध्यान से सुनना है मैं क्या बता रहा हूं। 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा, इसने जो है वो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 22 जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, उसको हमने अपनाया था, उसको हमने अडॉप्ट किया था। और ट्राई कलर का सिंबल जो है वो क्या बताता है? नेशनल प्राइड, यूनिटी और फ्रीडम स्ट्रगल। ये तीन पॉइंट्स भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय गौरव, एकता और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है हमारा तिरंगा। ये तीन चीजें आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए। तो क्या हुआ था 22 जुलाई 1947 को, इस चीज को हम लोग जो है वो समझेंगे। तो सुबह 10 बजे नई दिल्ली में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संविधान सभा आयोजित की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर हमें 22 जुलाई 1947 को देखने को मिलेगी। सुबह 10 बजे जो है वो शुरू होती है और प्रधानमंत्री ने पहले एजेंडा आइटम के रूप में ध्वज पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस समय इंट्रोड्यूस किया था एक मोशन कि फ्लैग के ऊपर की पहला एजेंडा इस मीटिंग का होगा राष्ट्रीय ध्वज। देखिए, अच्छा, उस समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय प्रधानमंत्री। अब देखिए, इस प्रस्ताव में जो है वो, इस रेजोल्यूशन में जो है वो क्या क्या स्पेसिफाई किया गया। तो ये कहा गया कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, वो ट्राई कलर, तीन कलर का होने वाला है, जिसमें डीप सैफ्रॉन यानी कि केसरी कलर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, सफेद कलर और डार्क ग्रीन कलर हम लोग को इक्वल पार्ट्स में जो है वो देखने को मिलेगा। राइट, गहरा हरा रंग जो है वो इक्वल पार्ट्स में देखने को मिलेगा। तो पहली तो ये तीन चीज यहां पर देखने को मिली। यहां पर यह भी कहा गया कि जो सफेद कलर जो है, व्हाइट बैंड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहां पर एक नेवी ब्लू कलर का एक पहिया होगा, व्हील होगा, जो कि चरखा रिप्रेजेंट करेगा। और ये सारनाथ लायन कैपिटल जो अशोका की थी, उससे ये पहिया जो है वो लिया गया। तो ये फैक्ट्स आपको ऑलरेडी जो है पता है, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान में रखना कि फ्लैग का जो डायमेंशन जो है वो 2:3 के रेशियो में हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2:3 के अनुपात पर निर्धारित हम लोग को झंडे का आयाम यानी कि डायमेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर यूनानिमसली यानी कि सबकी सहमति से हम लोग को देखने को मिला कि मोशन जो है वो पास हो जाता है। और जैसे ही ये मोशन पास हुआ, ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हुआ और इंडिया ने कंफर्म कर दिया अपना कमिटमेंट फ्रीडम को लेकर। फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने फ्लैग को इमोशनल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ जो है वो जोड़ा। ये कहा कि जो सेक्रीफाइसेस है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, इतने सालों से जो किए गए हैं, उसको इन्होंने हाईलाइट किया। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब कौन से कानून हम लोग को हमारे राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं?
तो पहला तो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये कानून जो है वो ये क्या कहता है, इस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, उपयोग करने और प्रदर्शित करने को नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि किस तरीके से आप नेशनल फ्लैग को फहराओगे, उसका उपयोग करोगे, उसको दिखाओगे, प्रदर्शित करोगे, तो ये पूरी चीज इसके अंदर आती है। इसमें झंडे या संविधान का अनादर करना या उससे नुकसान पहुंचाने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि जो भी डिसरिस्पेक्ट करेगा नेशनल फ्लैग को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 3 साल तक की सजा जो है वो उसको दी जाएगी। तो ये हो गया पहला कानून। दूसरा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। अब राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान की स्थिति में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नेशनल फ्लैग जो है उसको एक ऑनर की तरह जो है वो आपको देखना है, सम्मान की तरह देखना है, और उसी तरीके से प्रदर्शित होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो भी डैमेज फ्लैग्स जो होंगे उनको आप प्राइवेटली डिस्ट्रॉय करोगे, या तो उन्हें दफनाकर, गड़ाकर, जिसको बोलते हैं बरी करना, या जलाकर, और वो भी बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वे में और प्राइवेटली। राइट, कि जिस प्रकार से एक, जैसे कि मनुष्य जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद उनको दफनाया जाता है और पूरा बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वे में जो है वो उनको वो किया जाता है पूरे रिचुअल्स वगैरह के साथ, और या फिर उन्हें जलाया जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो सेम वैसे ही नेशनल फ्लैग का भी इसी प्रकार से ध्यान रखना है। फ्लैग को दूसरे झंडों के साथ जो है वो आप बिल्कुल भी, यानी कि अगर सिंगल मास्ट हेड जो है, मतलब कि मास्ट हेड मतलब एक ही जो डंडा जो हम लोग को देखने को होता है, उसी के साथ मल्टीपल फ्लैग्स नहीं होने चाहिए। मतलब तिरंगा के साथ और दूसरे फ्लैग नहीं होने चाहिए, तिरंगा एक ही उसमें रहेगा। नेक्स्ट, ओनली डिग्नेटरीज जैसे कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ये जो है वो गाड़ियों पर फ्लैग लगा सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं लगा सकता। जैसे अगर कोई गाड़ी पर आजकल वो हो गया ना कि लोग जो है वो अपने डैशबोर्ड पर जो है वो इंडियन फ्लैग जो है वो लगाकर घूमते रहते हैं। हालांकि पब्लिक जो है वो अवॉइड करती है, सॉरी अथॉरिटीज, पुलिस जो है वो सोचती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लोग जो है वो अपने मतलब पेट्रियोटिज्म को जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। राइट, एक्चुअल में रूल जो है वो ये कहता है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 जो है ये कहता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ही अपनी गाड़ियों पर फ्लैग जो है वो लहरा सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई भी फ्लैग हमारे नेशनल फ्लैग से ऊपर जो है वो लहराना नहीं चाहिए, साइड बाय साइड। पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं सभी दिन, और बट उनको उनकी डिग्निटी जो है वो मेंटेन करने की आवश्यकता है कि फ्लैग की डिग्निटी मेंटेन होगी तो सही है, अगर डिग्निटी मेंटेन नहीं है तो दिक्कत में पड़ सकते हो। फिर अमेंडमेंट किया गया 2021-2022 में और अलाउ किया गया कि आप जो है वो पॉलिस्टर फ्लैग्स का जो है वो उपयोग जो है वो कर सकते हो। परमिट किया गया कि फ्लैग को जो है वो डे और नाइट दोनों में ही लहराया जा सकता है। और फ्लैग जो है वो रेक्टेंगुलर का होना चाहिए और जिसका लेंथ और हाइट का जो रेशियो होना चाहिए वो 3:2 का जो है वो होना चाहिए। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब नेशनल फ्लैग के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, राष्ट्रीय ध्वज की प्रमुख महत्व के बारे में बात करें, तो एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है ये, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका डिजाइन और इसके कलर की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डिजाइन और कलर दोनों ही मैंने आपको बता दिए इसके। फिर सांस्कृतिक निरंतरता और अंतरराष्ट्रीयवाद, कल्चरल कंटिन्यूटी और इंटरनेशनलिज्म का भी ये प्रतीक हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो, संस्कृति के बारे में बात करें तो अशोक से जो है वो इसको एसोसिएट किया गया, अशोक के व्हील से जो है वो इसको एसोसिएट किया गया है। राइट, और व्हील जो है वो ये बोलता है कंटिन्यूटी, कि भाई कंटिन्यूटी बनी रहे, इंडिया के कल्चर जो है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे, क्योंकि पहिया जो है वो गोल घूमता है और कंटिन्यूअस चलता है। यस, तो ये पहिए से ये दर्शा रहे हैं कि भाई कल्चर जो है वो इंडिया की संस्कृति जो है वो निरंतर जो है वो बरकरार रहे। राइट, और हम लोग नए आइडियाज के लिए ओपन रहते हैं, कि नए नए विचार जो हैं उसके लिए हम ओपन माइंडेड तरीके से जो है वो रहते हैं। ठीक है, बस ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हालांकि आपके पॉलिटी के अंदर ये कवर हो जाते हैं, तो आपको अलग से इससे रिलेटेड नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग को देखने को मिल रहा है गवर्नर की इम्यूनिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है, राज्यपाल की प्रतिरक्षा जिसको हम लोग कहते हैं। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एग्री किया है कि वो जांच करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी जो गवर्नर को प्रोवाइड की जाती है आर्टिकल 361 के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत, जो राज्यपालों को संवैधानिक छूट जो है वो जो दी जाती है उसकी जांच से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग आर्टिकल 361 के बारे में जो है वो पढ़ेंगे।
तो आर्टिकल 361 जो है वो किन चीजों के बारे में जो है वो बात करता है, इसी पर हम बात करेंगे। और ये निर्णय जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये तब आया जब राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने की याचिका के बाद लिया गया। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 361 जो है वो क्या कहता है गवर्नर से रिलेटेड, तो ये जानिए आप। तो पहली चीज, दायित्व से छूट। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट ये किसी भी कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं होते अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, अपने ऑफिशियल एक्ट। तो इनका जो ऑफिशियल एक्ट जो होता है, यानी कि जो भी आधिकारिक कार्य इनके होते हैं, यानी कि ऑफिस में रहकर जो भी वो कार्य करते हैं, उससे रिलेटेड कोर्ट इनको जो है वो समन जारी नहीं कर सकती, ऑर्डर जारी नहीं कर सकती, या कोर्ट इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकती। बात समझ में आई? दूसरा, अगर ये कोई पर्सनल इनका कोई मैटर होता है, स्पेशली सिविल मैटर, तो उसमें 2 महीने का नोटिस जो है वो दिया जाता है इनसे बात करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि एप्लीकेबल होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए। स्पेशली क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी इनको प्रोटेक्शन कुछ दी जाती है क्या? तो कोई भी क्रिमिनल केस जो इनिशिएट होता है इस इनके अगेंस्ट, उनके टेन्योर के दौरान, तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी मुकदमा जो है वो शुरू नहीं किया जाता जब तक ये ऑफिस में रहते हैं। तो आर्टिकल 361 क्लॉज 2 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी प्रोटेक्शन दे दी जाती है। तो जब वो ऑफिस में है, उनका जो कार्यकाल है, उस दौरान उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक अगर मुकदमा जारी होता है तो वो शुरू नहीं किया जा सकता। ये आपको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। नेक्स्ट, अरेस्ट। इनको जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही जेल में डाला जा सकता है जब तक वो अपने ऑफिस में है। आर्टिकल 361 क्लॉज 3 ये कहता है। फिर सिविल लॉ सूट जो है वो पर्सनल एक्ट के लिए भी अगर लागू किया जाएगा तो 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, जो चीज लिखी है आर्टिकल 361 क्लॉज 4 में। तो ये चारों पॉइंट्स आपको जो है बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जो कि गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो कहां से ये उत्पत्ति होती है, कहां से हम लोग को देखने को मिलता है कि राज्यपाल के पास ये पावर जो है वो आई, किस समय से? तो देखो यार, ये एक लैटिन टर्म हम लोग को देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है रेक्स नॉन पोटेस्ट पेक्यर। इसका मतलब है कि राजा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। और ये इंग्लिश के लीगल ट्रेडिशन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता। तो जब तक कोई व्यक्ति राजा की पोजीशन पे है, तब तक कोई उसको सजा नहीं देगा। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट चल रही थी आर्टिकल 361 को लेकर, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए, स्पेशली क्रिमिनल इम्यूनिटी के लिए, कि अगर कोई प्रेसिडेंट या कोई गवर्नर अगर कोई ऐसा अपराध करते हैं, राइट, जो हम लोग को देखने को मिलता है कि क्रिमिनल नेचर का है ना, तो उसमें उनको छूट देना सही है कि नहीं। तो इसको लेकर बहुत बातचीत हुई, बहुत डिबेट्स हुए, बहुत बहस हुई। फिर अल्टीमेटली आर्टिकल 361 बन के आ गया, जिसमें छूट जो है वो दे दी गई कि जब तक वो ऑफिस में है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, और एक बार ऑफिस से वो निकल जाते हैं तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हो सकती है। फिर आर्टिकल 361 को लेकर बहुत बार, जैसे कि डॉक्टर एस.सी. भरत वर्सेस हरि विनायक पटस्कर 1961 का केस हम लोग को देखने को मिला। फिर रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2006 का केस हम लोग को देखने को मिला। फिर हम लोग को देखने को मिला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 2015 का केस। फिर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कल्याण सिंह 2017 का केस। तेलंगाना हाई कोर्ट का 2024 का केस हम लोग को देखने को मिला। तो इन सब केसेस में आर्टिकल 361 जो अनुच्छेद 361 हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको उसके तहत जो है वो राज्यपाल को जो है वो कई बार हमें देखने को मिला कि छूट जो है वो दी गई। फिर सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके, ये उनका रिकमेंडेशन था। गवर्नर जो है वो एक एमिनेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, राइट, जो कि उस पर्टिकुलर राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य से उसको अपॉइंट किया गया। तो ये सरकारिया कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। सेंटर और स्टेट के बीच में गैप फुलफिल करने वाला व्यक्ति जो होता है वो गवर्नर होता है। तो ये ऐसी बहुत सारे कमीशन बैठे थे, उन्होंने अलग अलग गवर्नर से रिलेटेड बातें जो है बताई, राइट। बट आप ऑलरेडी जानते हैं कि गवर्नर जो है, ये सब तो रिकमेंडेशंस है। जैसे एक और कमेटी हम लोग को देखने को मिली थी, वेंकट चलिया कमेटी,
तो इस कमिटी के में ने भी मेनली जो है वो गवर्नर के बारे में बात करी, गवर्नर को किस प्रकार से अपॉइंट किया जाएगा, उनकी पावर्स वगैरह क्या होगी, बट रियली पुंशी कमीशन ने 2010 में भी रिकमेंडेशंस वगैरह दिए थे। बट अल्टीमेटली आपको पता है कि गवर्नर के बारे में, कि गवर्नर जो होते हैं वो कौन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करवा देती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये पढ़ा है आपने? यस, बताओ ये चीज किस आर्टिकल में लिखी हुई है, कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि एक मंत्रिमंडल है जिनके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हैं, और वो बेसिकली हमारे जो राष्ट्रपति जो होते हैं उनको एडवाइस करते हैं। किसमें लिखा है बताओ, कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में जानकारी दी गई है? तो अब आपको ऑलरेडी पता है कि पूरा गेम जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नर एक प्रकार से समझने की अगर बात करें तो गवर्नर वो व्यक्ति होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर जो है वो ऑपरेट करता है। तो पूरी पावर, जब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जब पढ़ोगे ना पॉलिटी के अंदर, तो इसकी अच्छे से आपको एक जानकारी जो है वो मिलेगी। बाकी गवर्नर का जो है वो ड्यूअल रोल हम लोग को देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट के तौर पर भी वो काम करता है और लिंक क्रिएट करने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आर्टिकल 157 158 के अंदर ये सब मतलब पोजीशन जो है वो गवर्नर की, उसके लिए कौन एलिजिबल होगा, तो वो कुछ चीजें जो है वो मेंशन है। गवर्नर जो है वो पार्डन, रिप्राइव और इस प्रकार की जो उनको शक्तियां जो है वो प्राप्त होती है वो दे सकते हैं, यानी कि कैदियों को। आर्टिकल 163 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये वो लिखा है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो ये आर्टिकल 163 में है स्टेट के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 164 गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर को। तो ये बहुत बेसिक फैक्ट्स है जो पॉलिटी के अंदर आप ऑलरेडी जो है वो देखते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था वो गवर्नर को जो छूट जो मिलती है उससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला था, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी, और हो सकता है कि आगे चल के इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक, सीबीआई कंसेंट मैंडेट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीबीआई सहमति शासनादेश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीआई से रिलेटेड, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई जो है वो किस कानून के थ्रू स्टैब्लिश हुई, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ, फिर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा कि अगर सीबीआई अगर आती है मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी जांच करने, कोई भी केस को डील करने, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार से उसको परमिशन लेनी होगी, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब रीजन जो है वो मैंडेटिंग कंसेंट का जो है वो क्या है, तो देखो अब कुछ भारतीय न्याय संहिता के अंदर चेंजेस हम लोग को देखने को मिले, और रीजन कंसल्टेशन सीबीआई का हम लोग के साथ देखने को मिला, मतलब मध्य प्रदेश सरकार का और सीबीआई का। फिर ये फाइनली डिसीजन जो है वो लिया गया। सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये मैंडेट करता है कि परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट अगर इंक्वायरी की जा रही है तो। फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि अगर सीबीआई किसी भी स्टेट के अंदर ऑपरेट करने जा रही है या कोई भी मामले की कार्रवाई करने जा रही है सीबीआई किसी भी राज्य के अंदर, तो उस राज्य से परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी सीबीआई को। अब ये जो कर दिया है, मैंडेट कर दिया है, तो इससे होगा क्या? अब यार देखो, जब सीबीआई को परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी स्टेट से, फिर स्टेट परमिशन देगा, उसके बाद ही सीबीआई ऑपरेट कर पाएगी, तो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, मतलब प्रशासनिक विलंब जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसके कारण स्टेट और सीबीआई दोनों का वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा। इससे राज्य द्वारा केंद्रीय जांच निकायों पर अधिक अधिकार जताने की प्रवृत्ति का पता चलता है। अब राज्य जो है वो ऑब्वियस बात है कि सेंट्रल एजेंसी के ऊपर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रही है, यानी कि स्टेट चाहेगी तो ही सेंट्रल जो एजेंसीज हैं तो वही जो है वो एंटर कर पाएंगी, वरना नहीं एंटर कर पाएंगी। तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, आपको अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि सीबीआई जो है उसको अगर किसी भी राज्य के अंदर कोई भी कार्रवाई करनी होती है तो उसके लिए उसको राज्य की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। आगे की चर्चा करें तो सीबीआई 1963 में बनाई गई थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर सीबीआई जो है वो ऑपरेट करती है, काम करती है? तो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर डायरेक्टली ये काम करती है, और मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। इसका काम आपको ऑलरेडी पता है सीबीआई का, कि करप्शन का इन्वेस्टिगेशन करना, इकोनॉमिक क्राइम होते हैं, टेररिज्म जो होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अगर कार्य सौंप दे सीबीआई को तो उस पर सीबीआई जो है वो काम करती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है वो सीबीआई को शक्तियां जो है वो प्राप्त है। फिर इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। 2023 में एक पार्लियामेंट्री पैनल बैठा था जिसने ये कहा था कि नया कानून जो है वो लाना चाहिए जो कि सीबीआई के रोल को जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करे, राइट? क्योंकि सीबीआई काफी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। सीबीआई में 1700 से भी ज्यादा पोजीशन जो है वो खाली है,
मतलब कि वहां पर स्टाफ का भी बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि केस की डिटेल्स है वो पब्लिक को नहीं मिल पाती कि सीबीआई किस केस में जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो ये भी एक ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, पारदर्शिता से रिलेटेड एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसलिए आज की डेट में अर्जेंट आवश्यकता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून जो है वो बनाना चाहिए जो सीबीआई के रोल को डिफाइन करे। स्टाफ की प्रॉब्लम है तो स्टाफ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, और ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है तो ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। कौन से, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, रक्षा में आत्मनिर्भरता। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है अपनी 5वीं पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। अरे ये टॉपिक तो जो है रिपीट हो गया है, इस टॉपिक को तो हमने कल ही कवर किया था, याद आ रहा है? ये टॉपिक जो है वो रिपीट हो गया, कल ही हमने इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया था। अब मुझे आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है वो होती क्या है, किसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। बहुत इसके फायदे होते हैं काफी ज्यादा, ये पूरा टॉपिक हमने कल ही डिस्कस जो है वो किया था, याद आ रहा है? ये अलग अलग डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनाइजेशन। फिर हमने ये भी कल कल के टॉपिक में एक डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जो है वो इंडिया और ताइवान के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। यस, उसी से रिलेटेड नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने से रिलेटेड एक टॉपिक है। अब हम लोग को लखनऊ के अंदर, अब अच्छा देखो, ये यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में जो है वो एक बैठक हम लोग को देखने को मिली जिसमें ये चीज जो है वो सामने नजर आई कि भाई हमें जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पर काम करना है, मतलब कि सतत कृषि विकास पर जो है वो हम लोग को काम करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या प्रैक्टिस। फार्मर जो किसान जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग 3 सालों से, राइट, जिससे कि उनको गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो मिल जाए, और इंकरेज किया जा रहा है किसानों को कि किसान जो है वो केमिकल बेस्ड फार्मिंग जो है वो ना करे, यानी कि केमिकल्स वगैरह का उपयोग ना करे। तो नेचुरल फार्मिंग क्या है तो आपको ऑलरेडी बताया। नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि नेचुरल चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे जो मिट्टी है उसकी हेल्थ बढ़िया होती है, जैव विविधता में फायदा मिलता है, एक इकोसिस्टम बैलेंस होता है, राइट, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, केमिकल्स नहीं होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि नेचुरल फ्लोरा और फौना को प्रिजर्व करना, सॉइल की हेल्थ को बेटर करना, यही सब पूरे इसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। आप जानते हैं ये बेसिक चीज इसके बारे में पूरी की पूरी, राइट। इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर जो कॉस्ट लगता है ना, इनपुट कॉस्ट, लागत जो लगती है ज्यादा, तो वो जो है वो कम हो सके। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दूसरी स्टेट्स भी जो है वो इसको प्रमोट जो है वो कर रही है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि कौन सी पहली स्टेट है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो गई थी, जहां पर पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग को देखने को मिली थी? फिर गवर्नमेंट की स्कीम जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत। तो इन सब, ये सब मिशन जो है वो बेसिकली नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। फार्मर जो है, किसान जो है, उनको जो है वो सब्सिडी मिलना शुरू हो जाती है। अगर किसान अपने खेत में 3 सालों तक लगातार नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको सब्सिडी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, उनको 1.5 गुना हायर प्राइस जो है वो मिलता है नेचुरल फार्मिंग से, जो भी प्रोडक्शन उनका होता है, तो उससे उसका 1.5 गुना ज्यादा, राइट। नेक्स्ट, इनिशियल सपोर्ट जो है वो उनको दिया जाता है जब उनको ज्यादा नेचुरल फार्मिंग, देखो क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर लगाओगे तो एकदम से ज्यादा उपज जो है वो आपको मिल जाएगी, ज्यादा ईल्ड आपको मिलेगी, राइट। बट नेचुरल फार्मिंग में जो है उतनी ज्यादा ईल्ड नहीं हो पाती है, राइट, उतनी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है कि उपज जो है वो नहीं हो पाती, कम उपज होती है, तो उसमें सरकार जो है वो हेल्प करती है। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैब जो है फोकस कर रही है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर की उपज जो है वो कैसे बढ़ाए। मेन फोकस है कि 1 करोड़ किसान को जो है वो एजुकेट करना है। नेशनल कैंपेन ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड जो है वो रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और मेन डिफरेंस नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेनली जो है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक होती है। अब नेचुरल में सिर्फ पानी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखो कई बार जो है वो हमें देखने को मिलता है कि बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, राइट। बट यहां पर नेचुरल फार्मिंग में बिल्कुल भी नहीं, कि भाई आपने बीज उगाया, बीज लगाया मिट्टी में, आप पानी दे रहे हो बस, और सॉइल को जिस चीज की कमी है उस कमी को जो है वो नेचुरली फुलफिल कर रहे हो खाद वगैरह के थ्रू, मैन्योर्स वगैरह के थ्रू। बट ऑर्गेनिक के अंदर और भी दूसरी फैसिलिटीज होती हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही दूसरा डिफरेंट हम लोग को ऑर्गेनिक का देखने को मिलता है, जिसमें कई बार बायो फर्टिलाइजर, जैसे मैंने आपको बोला, इन सब चीजों का भी उपयोग जो है वो किया जाता है। बट हालांकि इंटर रिलेशन में रहता ही है, इसमें वैसे आपको कोई एग्जैक्ट डिफरेंस है वो पूछेंगे नहीं, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इंटर रिलेटेड भी कई बार यूज है वो किया जाता है।
नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें, चांदीपुर वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये टॉपिक, चांदीपुर वायरस। तो ये जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है बहुत सारी मधुमक्खियों से, सैंड फ्लाइज से हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रही है फेली बोटोमाइन सैंड फ्लाई और मॉस्किटोज जैसे कि ईडीज इजिप्टी, राइट? जैसे डेंगू वगैरह भी होता है ना, मच्छर मच्छर मक्खी वगैरह। फिर ये जो है वो प्राइमरली 15 साल से कम की उम्र के बच्चों को जो है वो अफेक्ट कर रहा है, और कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो इस वायरस से रिलेटेड अभी तक नहीं है, और ये वायरस काफी घातक जो है वो बताया जा रहा है आज की डेट में। तो चांदीपुर वायरस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें, ये भी एक देखो एक ट्राइब से रिलेटेड टॉपिक है, अक्सर ट्राइब से रिलेटेड टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। मेशोपायरो ट्राइब, ये लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब पूरे दुनिया भर में देखने को मिलती है। ये ज्यादातर हम लोग को अमेजोन फॉरेस्ट में जो है वो देखने को मिलती है। आप मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो कितनी सारी कंट्रीज में जो है वो फैला हुआ है, यानी कि कौन सी कंट्रीज को जो है वो टच करता है, या सिंगल कंट्री के अंदर है, बताओ। फिर इसके अलावा मेड्रे डे डियोस टेरिटोरियल रिजर्व, ये कवर करता है 1/3 पोर्शन उसके मतलब प्रोटेक्टेड एरिया, इसका 1/3 पोर्शन जो है वो इसका प्रोटेक्टेड एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? ठीक है, तो ये रहेगा इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें जो मैंने पढ़ाई अच्छे समझ में आई होगी। अब देखो क्लाइमेट चेंज और इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी का ये टॉपिक है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इंडिया के अंदर जो हम लोग को कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा जो देखने को मिल रही है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो बताओ इसका आंसर लिखकर 150 वर्ड्स में। तो बस आज के लिए इतना ही था गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज पढ़ा है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।